अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? सो बेसिकली बेसिकली इट्स अ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक होता है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली आरबीआई वगैरह गवर्न करती है। जो आपके बैंक के रेट्स हो गए, इन्फ्लेशन रेट हो गया, जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, इन ये सब चीजें जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क है, उसके अंडर जितने भी हेड्स आते हैं, उसके अंदर जितने भी चीजें आती हैं, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, आपका इन्फ्लेशन फॉर द लेबर्स, इन्फ्लेशन फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाता है। ठीक है। एंड देन फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज वेयर द बेसिक इकोनॉमी, जहां सेक्टोरल एलोकेशन, सरकार पैसा देती है डिफरेंट सेक्टर्स को। ओके। सो उसका क्या क्या रोल होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्टेबलाइज करना इकोनॉमी को। ये हमें कोविड में देखने को मिला था। ओके। सो जैसे रिसेशन होता है, ये क्वेश्चन था 2021 प्रीलिम का, ये चीज याद रखना। 2021 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो रिसेशन वगैरह में क्या होता है? रिसेशन में द गवर्नमेंट अंडरगोज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, खर्चा ज्यादा करती है। और जब महंगाई ज्यादा होती है तो फिर उस साल खर्चा थोड़े कम कर देती है। ऑलराइट। और फिर आप अगर देखोगे, अगर उसको ग्रोथ स्टिम्युलेट करना है, ओके, जब ग्रोथ स्टिम्युलेट करना है तो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट विद द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और जब उसको ग्रोथ जो है उसको टेम करना है इन्फ्लेशन वगैरह को, और रिड्यूस करना है स्पेंड को, या थोड़ा ऑस्टेरिटी मेजर्स करना है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी उसको अपनाती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी दो तरीके की हो गई। वन इज योर वन इज योर हॉकिश। हॉकिश आप बोल सकते हैं, या यू कैन से दैट इट इज अ एक्सपैंडिंग फिस्कल पॉलिसी। और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। सो एक्सपैंडिंग फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? एक्सपैंडिंग फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या हो जाएगा? राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज्ड एलोकेशन। उसके बाद इसको हेल्प करेगा कौन? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा लो इंटरेस्ट रेट, हेल्प करने आ जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट मतलब आप लोन लो। अब लो इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है, जरा देखो। अब ये प्रीलिम्स का क्लास समझ लो इसको। लो इंटरेस्ट रेट है दोस्त। तो लो इंटरेस्ट रेट में क्या होता है? यहां पर डिस्करेज डिपॉजिट और एट द सेम टाइम इनकरेज लोन्स। इसका मतलब आप जो पैसे डालेंगे बैंक में, तो वहां पर आपको एक अट्रैक्टिव स्कीम नहीं मिलेगी। आप जो पैसे डालेंगे, अब वहां पर आपको अट्रैक्टिव स्कीम नहीं मिलेगी। तो आपको क्या बोला जाएगा कि आप जी डालो पैसे, 4%, 2%, 3%, ये मैं चीज आपको दूंगा। ओके। लेकिन आपको फिर ये भी बोला जाएगा कि आप लोन ले सकते हैं जी। पहले 15% पे था, अब हम आपको 7% पे दे रहे हैं। पहले क्या होता था इन दी अर्ली डेज, इन द एरा ऑफ सोशलिज्म, वी यूज टू हैव दिस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आप अपना पैसा जमा करते थे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता था। आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाता था। योर मनी इन द बैंक कुड हैव बीन डबल इन 5 years, इतना अच्छा मिलता था। बट एट द सेम टाइम लोन्स वेयर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। 15, 20, 25, 30% तक का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता था, ताकि लोग को डिस्करेज किया जा सके लोन लेने से। उल्टा क्या होता है, अगर आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, स्पेशली आफ्टर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, वहां पर बेसिकली क्या होता था, दैट आपको क्या बोला जाता है कि डिपॉजिट क्यों कर रहे हो, खर्च करो। आपका जो पैसा है वो इट इज बेटर स्पेंट इन परचेजिंग एसेट्स,
रादर देन इन्वेस्टिंग इन बैंक्स। क्योंकि बैंक वाले कहते थे सर 4% इंटरेस्ट रेट मैं दूंगा, आपको तो इन्फ्लेशन खा जाएगी, 6% तो इन्फ्लेशन है सर, तो इससे बेटर है आप फ्लैट खरीद लो, या आप जो मनी है उससे कोई इन्वेस्टमेंट कर दो शेयर मार्केट से, कैपिटल मार्केट में, जिससे इकोनॉमी भी ग्रो होती रहेगी। द इकोनॉमी विल कीप ऑन ग्रोइंग, और आपका भी जो पैसा है वो बैंक से अच्छे रिटर्न्स देगा। लेकिन जहां पर इन एट द सेम टाइम ये भी बोला जाता था कि आप लोन लें, मैं आपको सस्ते में लोन लूंगा, बिकॉज हमें मार्केट में क्या करना है, पैसा फैलाना है। और उसके पीछे रीजन क्या है, वी वांट टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमी, वी विश टू व्हाट, वी विश टू डू व्हाट, वी विश टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमी। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। एनी डाउट हेयर, किसी को डाउट इसमें? इट इज लो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यस माय फ्रेंड। आप पैसा जमा करो उस पे भी कम डिपॉजिट मिलता है आपको, और लोन लोगे तो वो भी कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। ओके, यहां पर बेसिकली मार्केट में पैसा रखना है, बैंक में नहीं जाना चाहिए पैसा। बैंक से बेसिकली क्या बोल रहे हैं बैंक वाले, ये पैसा हटाओ मेरे तरफ से। ओके, समझ गए? अब हाई इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट में सरकार जो है वो बेसिकली, व्हेन देयर इज अ हाई इंटरेस्ट रेट, द गवर्नमेंट आस्क्स यू दैट ओके प्लीज कीप मनी इन द बैंक, कीप मनी एंड डोंट टेक लोन्स। व्हाट? डोंट टेक लोन्स। ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली, आपको लोन्स इतने एक्सपेंसिव दिया जाएगा, 12%, 15%, 20%, कि आप बोलोगे यार इससे बढ़िया तो मैं खरीदूं ही ना, फ्लैट खरीदना है लेकिन इतना कौन लेगा फ्लैट इतने एक्सपेंसिव माहौल में। ओके, जब रशिया इन्वेड किया था यूक्रेन को, और रशिया पे सैंक्शंस लग गए थे, तो एक समय रशियन गवर्नमेंट ने 45% तक, 45% तक इंटरेस्ट रेट रेज कर दिया था, बिकॉज रशियंस जो हैं वो क्या कर रहे थे, अपना जो मनी है वो बैंक से निकाल रहे थे, और रशिया में पैनिक था कि मेरा पैसा सेफ नहीं रहेगा, बिकॉज द रशियन गवर्नमेंट इज अंडर सैंक्शन। तो रशियन लोगों को, रशियन पीपल को लुभाने के लिए कि सर आप आइए हमारे बैंक में, ओके, रॉसकॉम बैंक में, नोवोसिबिर्स्क बैंक में पैसा डालिए, 45% तक आपको इंटरेस्ट रेट में दूंगा। एंड द रशियन गवर्नमेंट डिड दिस ताकि रशियंस पैनिक में पैसा ना निकाले। और इसी तरीके से लोन भी उन्होंने कैंसिल कर दिया था, लोन भी जो है उसको प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव कर दिया था, बिकॉज उस समय अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशन था। जैसे ही वॉर जो है रशिया के फेवर में टर्न हुआ, रशियन पीपल को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वापस से उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया गया सिंगल डिजिट्स में। ओके, किसी को डाउट है आप में से हाई इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट पे? एनी डाउट? क्लियर है सबको? आई एम अज्यूमिंग क्लियर है। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है बॉस फिस्कल पॉलिसी के? फिस्कल पॉलिसी के गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्सेशन इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, मतलब आप बेसिकली गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, ओके, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड, आपको पता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां से बेसिकली जो आरबीआई है, ओके, और आरबीआई जो है वो क्या करती है, आरबीआई लिक्विडिटी स्वैप करती है, लिक्विडिटी को ओके ले लेती है। ठीक है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बजटिंग, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन मिलेगा, किसको कितना पैसा कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, इट इज इसमें इंक्लूड होता है। रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें क्या क्या रोल होता है फिस्कल पॉलिसी का? ओके, ऑल राइट, स्टिम्युलेटिंग डिमांड, स्टिम्युलेटिंग डिमांड की डिमांड बढ़े, इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, फिस्कल पॉलिसी से आप क्लाइमेट बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में आप पैसा डाल सकते हैं, सेक्टोरल एलोकेशन होगा तो आप सही जगह पे रोड्स बनाने में, कार्स, ओके, कार्स मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग, XYZ मैन्युफैक्चरिंग, वहां पर पैसे डाल सकते हैं।
व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन? तो जहां पर फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है, ये देखो पता है क्या है, एक चीज ध्यान से सुनो। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये सारे वर्ड्स आपके डेली के डिक्शनरी में इंक्लूड हो जाने चाहिए, क्योंकि जब आप GS3 का आंसर लिख रहे हो, वहां ये नहीं लिख रहे हो द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स डेफिसिट एंड इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड इट शुड वर्क ऑन फिस्कल ऑस्टेरिटी। ये सारी चीजें नहीं, आप सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हो द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन, दैट्स इट। Okay, Indian Army does not get punished under AFSPA, and that's why XYZ, ये नहीं लिखना है। Indian Army enjoys impunity. The Indian Army enjoys immunity. Okay, बस ये। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ये हेल्प करेगी पता है कहां पर? ये आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में भी। अगर ठीक है, इंटरव्यू में पहुंच गए आप, ऑलराइट, भगवान की दया से आप पहुंचेंगे भी इंटरव्यू स्टेज तक, तो आप सभी को व्हेन यू आर डिस्कसिंग द इकोनॉमी विद द बोर्ड, तो वहां पर ठीक है, नॉर्मी वाले बड़े बड़े सेंटेंस नहीं, क्रिस्प सेंटेंस कि यार ये लड़के को पता है, लड़की को पता है कि क्या बोल रही है ये। ओके, ठीक है। ओके, देन इंपॉर्टेंस उसका क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन का? सस्टेनेबल फिनेंसेस लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में जब आपके पब्लिक फिनेंसेस स्ट्रांग रहते हैं तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। 2011 में हमने ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, उसके लिए सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स निकाल दिए थे, और उसको भुगतना किसको पड़ा? 2023 के मार्केट को। मतलब 2011 वाला जो ऑयल बॉन्ड्स था वो मैच्योर हुआ 22 और 23 में, तो हमें सरकार को अलग से पैसे निकाल के उसको वापस देना पड़ा क्रेडिटर्स को। ओके, सो ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम होती है, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, कि आप सोचते नहीं हैं, आप बस वादे कर देते हैं, लेकिन आने वाले 20 25 30 साल में जो आपके बच्चे हैं, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, दे आर गोइंग टू सफर ड्यू टू योर पुअर शॉर्ट साइटेड शॉर्ट टर्म डिसीजंस। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है उससे, ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग बेटर, योर इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स आर गेटिंग बेटर, सो आपको क्या रहेगा? स्टेबिलिटी रहेगी आपकी इकोनॉमी में। आपको लोन देंगे चीप रेट्स पे, बाहर से लोन उठाओगे, यू कैन गेट एट अ चीपर रेट बिकॉज योर एबिलिटी टू सर्विस योर डेट हैज बीन प्रूवन। ओके, जो जिस एंटिटी का, ये ध्यान रखना व्हाट आई एम सेइंग, जिस एंटिटी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो अपना डेट सर्विस कर लेता है, अपना डेट सब समय पे वापस कर देता है, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को लोन देने के लिए लाइन लगती है और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ओके, मार्केट कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं। मेथड क्या क्या है फिस्कल कंसोलिडेशन का? रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर, इंक्रीज योर रेवेन्यू, डू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ओके, ये सारी चीजें आप करेंगे। आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो होता है, देखो 2 टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं। एक होता है मॉनेटरी रिफॉर्म्स, हो गया, फिस्कल रिफॉर्म्स तो हो गया, वो ऊपर ऊपर करते हैं, ठीक है, मे बी आरबीआई में कुछ आपने चेंजेस किए, नया आरबीआई गवर्नर लेके आए, इंटरेस्ट रेट को जिस तरीके से आप बढ़ा घटा रहे थे उसमें चेंजेस किए। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो होता है, दीज आर दी कोर रिफॉर्म्स एंड दीज आर दी 3LC रिफॉर्म्स। व्हाट आर 3LC? मैंने बताया था आप लोगों को in the context of GS3, 3LC is land, labor, okay, capital, okay, and what is one more L? Law, legal. So ये होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जब लीगल, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसमें आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, व्हेन यू आर ओके मेकिंग रिफॉर्म्स इन ऑल दीज थिंग्स, तब जाके तब जाके आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता है। ठीक है, डेफिसिट रिडक्शन कैसे हो सकता है? एक्सपेंडिचर कट्स आप करेंगे। आप देखो पाकिस्तान में हुआ क्या, उन्होंने सब्सिडी देते थे, वो पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती थी, चोरी होती थी बिजली की धड़ल्ले से। और हर जो सरकार है, फ्यूडल गवर्नमेंट, टोटल फ्यूडल गवर्नमेंट, ओके,
आप देख लो, नवाज शरीफ है, बेनजीर भुट्टो है, ये जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, भुट्टो हो गया, शरीफ हो गया, ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो ये फ्यूडलिज्म में होता क्या है, अरे लो यार, ठीक है, खैरात में बट रहा है, बेसिकली आप ले लो। आप देखो वहां पर तीनों जो मेजर पार्टी हैं, तीनों फ्यूडल पार्टीज हैं। नवाज शरीफ इज अ फ्यूडल लॉर्ड फ्रॉम पंजाब, भुट्टो इज अ फ्यूडल लॉर्ड फ्रॉम लरकाना सिंध, एंड इमरान खान जो है वो भी एक फ्यूडल बैकग्राउंड से आता है, ऑल्दो ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिया है, लेकिन जो बेसिक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, ऑलराइट, आई थिंक दे हैव गॉट द वर्स्ट, ओके, वर्स्ट एरियाज इन द सेंस कि वहां पर बहुत मुश्किल है, वहां पर बेसिकली बहुत मुश्किल है, ट्राइबलिस्टिक फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, ट्राइबलिस्टिक सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी हाई। तो उसके चलते पाकिस्तान में ना फ्री में बिजली बंटती थी, फ्री में हर चीज बंटती थी, ये गवर्नमेंट, मतलब आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे चढ़ जाओ बिना टिकट के, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या है, बेसिकली अब पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ ने क्या बोला है, दैट यू हैव टू लेवी द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो लोगों के जिन्होंने आज तक इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं है, 65,000 पाकिस्तानी रुपया, मतलब 65,000 को 4 से गुना कर दो, 3.5 से गुना कर दो, उतना इंडियन रुपीज में आ जाएगा। ओके, 17-18 हजार रुपए दे रहे हैं मंथली, जिनकी तनख्वाह 40,000 है, जिनकी तनख्वाह 40-50 हजार पाकिस्तानी रुपया है, वो कितना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं 18,000 इंडियन रुपीज, यानी कि तनख्वाह से ज्यादा बिजली बिल आ रही है वहां पर। सो ये चीज हो जाएगा इफ यू डू नॉट चेक योर फिस्कल डेफिसिट, योर प्राइमरी डेफिसिट। आप अपने डेफिसिट जो है, अपने डेफिसिट को चेक नहीं करेंगे साहब, तो ये प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए पहले ही आपको ऑस्टेरिटी मेजर, जब आपको लगे कि थोड़ा सा इकोनॉमी खराब हो रहा है, उसी समय तुरंत आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लेके एक्सपेंडिचर कट्स कर देने चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान वाला हाल होगा। पाकिस्तान में एवरेज सैलरी, is okay closer to maybe $2,000, not even that, I think 1,500-1,600 है उनका। और वहां पर बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, और गरीबों के जो एक पंखा चलाते हैं, 2 पंखा चलाते हैं, 3 पंखा चलाते हैं, उनके 10,000 रुपए पाकिस्तानी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, और उनकी सैलरी कितनी है दोस्त, 15,000 पाकिस्तानी, 12,000 पाकिस्तानी। तो खाने को क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, वो आप देख लेना। टैक्स रिफॉर्म्स इज ऑल्सो नेसेसरी, जहां पर आप टैक्स जो है लूप होल को प्लग कर रहे हैं, जहां पर आप टैक्स नेट को ब्रॉडन कर रहे हैं। भाई ये इंडिया की भी प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम विथ इंडिया एज वेल माय फ्रेंड। इंडिया में जो टैक्स बेस है वो बहुत छोटा है, द टैक्स नेट इज वेरी लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट तो सब पे करते हैं, इनडायरेक्ट तो सब पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स नेट को बढ़ाना। भाई किसान से 10 रुपए तो लो, ठीक है, हर किसान से, इतने सारे करोड़ों किसान हैं, उनसे अगर 10 रुपए भी आप ले लोगे, तो यू कैन ओके हैव अ कॉर्पस ऑफ मे बी सम 1-2 बिलियन डॉलर्स। आप बेसिकली थोड़ा सा 20-25 रुपए जिनसे जीरो ले रहे हो, उनसे 20-25 रुपए भी लोगे, ओके, ठीक है। दूसरी चीज व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट कि टैक्स रिफॉर्म्स जो है, दैट इज आल्सो नेसेसरी, ओके, कि आप लूप होल्स को प्लग करो, जो लोग टैक्स बचा रहे हैं। अभी जैसे एक भाई साहब, बड़े इंटरेस्टिंग केस आया था कि हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, नाम नहीं लूंगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपना 25 करोड़ रुपए दिखाया कि मैंने फार्मिंग से कमाया है। और फार्मिंग कहाँ की, अपने बालकनी में, अपने बालकनी में की। एक एक समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, और उनके लड़के जो हैं, लड़के ने बेसिकली 25 करोड़ रुपए दिखाया, और वहां पर बोला कि सर ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, इसको आप टैक्स नहीं कर सकते, इसको आप टैक्स नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने कहाँ एग्रीकल्चर किया, आपने कहाँ एग्रीकल्चर किया, तो अपने घर के बालकनी में, लिटरली लिखा हुआ था, आई हैव डन दिस, 25 करोड़ मैंने टेरेस में, अपने घर के टेरेस में कमाया, ओके, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, ओके। देन पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, ऑल राइट, पब्लिक सेक्टर, ओके, पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, वो भी उसमें भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, इंडिया का जो पीएसयू है, it has a profitability, net total profitability of 3 to 4%,
और चाइना का हमसे कम है। चाइना के पीएसयूज हमसे कम प्रॉफिट कमाते हैं, रशिया के पीएसयूज हमसे कम प्रॉफिट कमाते हैं, दे आर इन मोर लॉस मेकिंग देन अस। हमारे जो पीएसयूज है, स्पेशली पीएसयू में जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा ओएनजीसी वगैरह डिलीवर करती है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल में सबसे ज्यादा पैसा है, ऑयल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन नेट टोटल अगर सब आप लगा लो तो 3 से 4% है हमारा। उसके कंपैरिजन में चाइना हमसे 2%, 1% पे करता है, खेलता है। ओके, सो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को खत्म करो, सॉरी पीएसयूज को, स्टार्टअप बोल रहा हूँ, पीएसयूज, लॉस मेकिंग पीएसयूज को खत्म करो, ठीक है। और जो एफिशिएंट पीएसयूज हैं वहां पर क्या करना है, बेस्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल लेके आओ। ओके, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आपको पता है जो एसबीआई है उसके जो सीईओ है, चेयरमैन है या सीईओ है, उसकी सैलरी कितनी है, 36 लाख रुपए के करीब है। और एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको सैलरी 36 ही है उसकी, लेकिन उसको थोड़ा सा इंसेंटिव देके 52 लाख कर दिया है उसका, उसकी सैलरी। अब मैं कंपेयर करूं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनकी सैलरीज कितनी रहती है सीईओ और म्यूचुअल फंड मैनेजर की, 3 करोड़ प्लस, 3 करोड़ प्लस रहता है। ओके, सो एसबीआई में आपको अगर मार्केट से बेस्ट, एसबीआई का अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो क्या आप लगता है जो म्यूचुअल फंड चीफ को 52 लाख रुपया दे रहा है और एचडीएफसी वाले 3 करोड़ दे रहा है, तो किसके पास बेटर, किसके पास बेटर ऑलराइट ऑप्शन रहेगा? एसबीआई, हाँ एक चीज है कि एसबीआई जो है वो कंपनसेट करता है थ्रू गुड पर्क्स, थ्रू गुड पर्क्स, लेकिन फिर भी पैसे में देख रहे हो कितना है। एच डी एफ सी इज पेइंग ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, इट इज पेइंग ऑलमोस्ट 9 to 10 times व्हाट एसबीआई इज पेइंग। एसबीआई ट्राई करता है कॉम्पनसेट करने का, आपको क्वार्टर देके, आपको बाहर भेज के, सिंगापुर वगैरह, मलेशिया, अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, लेकिन मोर और लेस, ओके, मोर और लेस टैलेंट रिटेंशन इज नॉट पॉसिबल। गुड टैलेंट विल नॉट स्टे विथ यू। ओके, देन पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी मैंने बता दिया। वेलफेयर रिफॉर्म्स को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है, उसको आपको टारगेटेड रखना है, एफिशिएंट रखना है। ये नहीं कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं सभी को 20,000, सभी को 50,000, ये नहीं पता चल रहा है कि 50,000 20,000 कहां से लेके आएंगे। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है फिजिकल कंसोलिडेशन और डेफिसिट रिडक्शन में? पॉलिटिकल है, जनरली ऑस्टेरिटी मेजर, ऑस्टेरिटी मेजर जो है इट इज नॉट पॉपुलर विद द कॉमन जनता। कॉमन जनता को ये है, ओके, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाला सिस्टम है उनका। मुझे 1 रुपए में सब्जी मिल जाए, 2 रुपए में ऑयल मिल जाए, ठीक है, दैट्स द थिंग। तो ऑस्टेरिटी मेजर इज नॉट पॉसिबल। ऑस्टेरिटी में क्या होता है ये नहीं देखते हैं, जनता नहीं देखती है कि क्या मजबूरी रही होगी जिससे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिससे तेल का भाव बढ़ रहा है। ओके, उसको नहीं पता कि सद्दाम हुसैन ने क्यों अटैक कर दिया, उसको नहीं पता कि रशिया का ब्लैक सी में क्या हो रहा है। उसको तो ये दिख रहा है कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं। सो व्हाट ही विल से, ओके, कि अरे ये मोदी को तो मैं बताऊंगा, ओके, ये गहलोत को तो मैं बताऊंगा, ठीक है, वोट नहीं दूंगा इसको। सो इसीलिए गहलोत साहब और मोदी साहब क्या कर रहे हैं, डबल डाउन कर रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट पे। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उनका, दैट इज ब्रॉडनिंग डे बाय डे। ओके, क्योंकि उनको पता है कि वोटर जो है वो थोड़ा भी नहीं सोचता है, वोटर जो है वो थोड़ा भी नहीं सोचेगा कि क्या करना है, तो इसीलिए वो सिर्फ वोट डाल देगा कि बहुत महंगाई है सर, ये वाला सिस्टम है। उसको क्या पता ब्लैक सी में क्या हो रहा है, उसको क्या पता यूक्रेन के साथ क्यों वॉर चल रहा है, डोनेट्स कहां पर है, लुहांस कहां पर है। उसको तो ये दिख रहा है ना कि मैं दिहाड़ी करता हूँ, 500 का 500 मेरा खर्चा हो जा रहा है। ओके, मोदी मस्ट रिजाइन, ठीक है। दिस इज नॉट अ जाइब एट द कॉमन वोटर, दिस इज रादर, सी दिस इज नॉट अ जाइब, दिस इज रादर द रियलिटी। ओके, उन उसको भी तो अपना काम करना है, दिहाड़ी करने वाले क्यों पढ़ेगा? ओके, उसको यूपीएससी वालों को ना समय है पढ़ने का कि ब्लैक सी में क्या हो रहा है, दिहाड़ी करने वाला तो ऐसे ही आपसे ज्यादा बिजी है। ओके, उसको कहीं जाना है तो वो तो देखेगा ना कि भाई पेट्रोल जो है सरकार इज अनेबल, मैंने वोट किया था इस बंदे के लिए बट ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। अब वो थोड़ी मोदी जी जाके उसको बोलेंगे देखो बेटा डोनेट्स कहां पर है, लुहांस कहां पर है, अभी वॉर अच्छा नहीं चल रहा है, इसराइल में ऐसा हो गया,
तो तुम ना अभी थोड़ा सा ये कर लो, समझेगा ही नहीं बात, वो है बैलेंसिंग एक्ट। देन यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल एक्ट जहां पर आप एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि स्पेंडिंग कट्स के साथ साथ रेवेन्यू इंक्रीज भी आप कर रहे हो। ओके आपका स्पेंडिंग जो है वो नीचे जाएगा, रेवेन्यू ऊपर जाएगा, तो दोनों को बैलेंस करना है। स्पेंडिंग काट के रेवेन्यू नीचे जा रहा है तो आप फंस जाओगे ट्रैप में जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। ओके और एग्रेसिवली आपको कुछ नहीं करना है, ना डेफिसिट रिडक्शन करना है ना आपको डेफिसिट बढ़ाना है। ओके दोनों चीजें आपको नहीं करनी एग्रेसिवली, बिकॉज उससे हार्ड लैंडिंग सुना है सभी ने, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, उससे जो है हार्ड लैंडिंग की वजह से इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। ओके उसमें बहुत ज्यादा शॉक्स आ जाएंगे। ऑलराइट सब्सिडीज जो है वो कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट टू गवर्नमेंट है, पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, रैशनलाइज करना होगा। टारगेटेड सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेटेड सब्सिडी हमें करना है। ओके देन डिस इन्वेस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी, जहां से आपको रेवेन्यू जनरेशन होगा। लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स, लॉस मेकिंग मेरे फिर बोल रहे हैं स्टार्टअप, लॉस मेकिंग पीएसयूज जो है, जैसे हमने एयर इंडिया को बेचा, एयर इंडिया को बार बार, एयर इंडिया को बार बार हमें रिकैपिटलाइज करना पड़ता था, उसको बेल आउट पैकेज देना पड़ता था। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, अब उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच के हमने एक उसका डेट बेच के और कुछ पैसे हमने रख लिए। ओके मार्केट एफिशिएंसी पे फोकस करना है। मार्केट एफिशिएंसी, बीएसएनएल, बीएसएनएल ने क्या किया, अपने मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स को क्या बोला कि सर आप घर बैठो, अब आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पैकेजेस दे दिया उनको, उनको बोला कि आपको हम अब सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो जितने भी डेड वेट थे, जितने भी लोग थे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे बॉस बीएसएनएल को, उनको क्या बोल रहा है बीएसएनएल जो है, ठीक है बीएसएनएल ने बोला कि सर आप घर बैठो, ये लो आपको लमसम अमाउंट में दे देता हूं, नेक्स्ट 5 ईयर 5 साल के लिए आपका मैं सैलरी दे दूंगा, लेकिन भगवान के लिए घर बैठो सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन नीड्स टू बी देयर ऑल्सो, आपको मार्केट पढ़ना होगा, जहां पर आप जैसे बीएसएनएल है अब 4G लेके आ रहा है, जबकि एयरटेल जियो वोडाफोन 5G पे चला गया। जब बीएसएनएल 5G लेके आएगा तो एयरटेल वाले 6G, तो बीएसएनएल विल ऑलवेज बी अ जनरेशन बिहाइंड। बीएसएनएल ओके बीएसएनएल जो है वो हमेशा एक जनरेशन बिहाइंड रहेगा। हाँ बिल्कुल वीआरएस जो है ऑब्वियसली इट हैज टू बी लुक्रेटिव भाई, कौन कौन अपनी नौकरी छोड़ता है दोस्त, अपनी नौकरी कौन छोड़ता है। ठीक है सो दिस इज, आई थिंक अभी के लिए इतना ठीक है। व्हाट डू यू गाइस से, एफआरबीएम हमारा बच गया है और अदर टाइप्स ऑफ बजट्स बच गया है, क्या बोलते हो बॉस।